Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, we are discussing our chapter breathing and exchange of gases. Now in today's video we are going to discuss about the regulation of respiration. आज हमें देखेंगे कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो रेगुलेट कैसे होगी. ह्यूमन बीइंग इज सच अ डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म. हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग रेगुलेशन की रेट को कम करना है या ज्यादा करना है, ये चीज एडजस्ट करने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है. तो इसी चीज के बारे में हम समझ रहे हैं कि हाउ दिस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज डन इन द ह्यूमन बॉडी. दिस रेगुलेशन ऑफ respiration is done in the regulation of respiration. It's done by the two way. ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो रेस्पिरेशन है ये दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट इट्स अ न्यूरल रेगुलेशन और न्यूरल कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करेगा. तो फर्स्ट इज द न्यूरल रेगुलेशन और न्यूरल कंट्रोल and another is the chemical control. So these are the two ways by which the process of respiration is controlled in the human body. So neural and chemical controls. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूरल रेगुलेशन की, न्यूरल कंट्रोल की. For this neural control in human body there are some specific respiratory centers are present. इसके लिए बॉडी के अंदर कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं. अब ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर द स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन. ये स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन है जो इस एरिया को फॉर्म कर रहे हैं जिसे हम रेस्पिरेटरी सेंटर कह रहे हैं. सो इन द ह्यूमन बॉडी टू रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर प्रेजेंट. दो रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर. एक जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर. Respiratory rhythmic center or respiratory rhythm center. This is the one center, and the another center which is not present in the for the neural control is present is known as pneumotaxic center. Pneumotaxic center. So these are the two centers which are present for the regulation, for the neural regulation of the respiration. Now this respiratory rhythm center, these centers are present in the medulla region of the nervous system. ये हमारे मेडुला में प्रेजेंट होते हैं. आपको ब्रेन की स्ट्रक्चर पता है, वी हैव फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. और फोर ब्रेन मिड ब्रेन में नहीं है, ये हाइंड ब्रेन के मेडुलर रीजन में प्रेजेंट है. So these centers are present in the medulla region. Whereas the pneumotaxic center जो होता है ये हमारे ब्रेन के पोन्स एरिया में प्रेजेंट होता है. ये पोन्स एरिया में प्रेजेंट है. दिस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला में प्रेजेंट है, दे हैव टू अदर, मतलब इसे भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं कि क्या काम कर रहे हैं. इट हैज इंस्पिरेटरी सेंटर एंड एक्सपिरेशन सेंटर. या इंस्पिरेशन के लिए सेंटर होगा और एक्सपिरेशन के लिए भी सेंटर होता है इसके अंदर. तो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज द इंस्पिरेटरी सेंटर. इंस्पिरेटरी सेंटर है जो कि इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, एंड अनदर इज द एक्सपिरेटरी सेंटर जो एक्सपिरेशन के लिए कंट्रोलिंग कर रहा है. जो इंस्पिरेटरी सेंटर है, दिस सेंटर कंट्रोल द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस. जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है, जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नॉर्मल तरीके से जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे कंट्रोलिंग जो होगी वो इंस्पिरेटरी सेंटर के अंडर होती है. देन इंस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल द इंस्पिरेशन रेट और रेस्पिरेशन रेट एट द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस. एंड फॉर दिस नॉर्मल ब्रीथिंग जो मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो मसल्स यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. मसल्स आर दी, वी नो दैट फॉर द इंस्पिरेशन द डायफ्राम, जो डायफ्राम है इट्स बिकम फ्रॉम डॉम शेप टू फ्लैट. डायफ्राम डॉम शेप से फ्लैट बन जाता है. और साथ में जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी वर्क करती हैं टू पुल द रिब्स अपवर्ड. रिब्स को बाहर की तरफ खींच रही हैं. तो फॉर द इंस्पिरेटरी सेंटर इनके अंदर जो मसल्स होंगी वो होंगी डायफ्राम से अटैच्ड फ्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स. डायफ्राम खुद मूव नहीं कर रहा था, डायफ्राम को मूव करवाने के लिए जरूरत होती है फ्रेनिक मसल्स की. सो इन दिस सेंटर, इंस्पिरेटरी रिजर्व सेंटर, द फ्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स से अटैच्ड मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दीज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल और दे वर्क अंडर दिस सेंटर. इसी सेंटर के कंट्रोल में नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं.
एक्सपिरेटरी सेंटर जो होता है ये इनएक्टिव रहता है at the time when inspiratory center is working. नॉर्मल ब्रीदिंग है, उस टाइम पे एक्सपिरेटरी सेंटर इनएक्टिव रहता है. इट बिकम एक्टिव एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज. जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रही है, उस टाइम पे एक्सपिरेटरी सेंटर वर्क करेगा. एंड एक्सपिरेटरी सेंटर जो है वो वर्क करता है इससे रिलेटेड मसल्स, जो मसल्स हैं जो इस कंडीशंस में काम कर रही हैं, लाइक यहाँ पे हो सकती हैं हमारी अब्डोमिनल मसल्स जब हमें फोर्सफुल रेस्पिरेशन करना है. सो abdominal muscles and internal intercostal muscles. These are the muscles which work during forceful respiration. जब हो रहा है, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें ब्रीदिंग की, तो उस टाइम पे ये जो मसल्स हैं वो काम करेंगी. एंड इनका कंट्रोल जो होगा वो इंस्पिरेटरी सेंटर के अंडर होगा. सो दिस इज अबाउट दिस रिदमिक सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमने बात कर ली है. सेकेंड सेंटर इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर. दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो प्रेजेंट है पोन्स के अंदर. और दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर वर्क्स एट द टाइम ऑफ सिवियर, जब बहुत ज्यादा हाई रेट होती है, जब हम मतलब आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जब आप हाँफ रहे हैं, जिस टाइम पे एयर जो है, एयर की डेप्थ कम हो जाती है, मतलब एयर अंदर जा रही है बट वो पूरी तरीके से फिल नहीं हो पा रही है, बहुत गहराई तक लंग्स के अंदर नहीं पहुंच पा रही है. उस कंडीशन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है विल वर्क एंड इट कंट्रोल दिस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है टू मॉडरेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की रेट को कंट्रोल करने के लिए कि जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ दिस रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर. इसकी रेट को कंट्रोल करेगा, ये इसको कंट्रोल कर रहा है. सेकेंड टाइप का कंट्रोल जो है दैट इज द केमिकल कंट्रोल. Chemical control जो है, for the chemical control we can say that there are some specific chemicals are responsible for controlling the regulation of respiration. यहाँ पे कुछ chemicals कंट्रोल कर रहे हैं. वो chemicals क्या हैं वो हमें देखते हैं. But for the identification of these chemicals, some chemosensitive areas are present. कुछ chemosensitive area present होता है हमारे बॉडी के अंदर. कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है. ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं ये पर्टिकुलर केमिकल्स के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं. ये कीमोसेंसिटिव एरिया कौन कौन से हैं? इन्हें हम बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज. सो कैरोटिड बॉडीज एंड एओर्टिक बॉडीज, दीज आर दी बॉडीज और दीज आर दी एरिया, मतलब एक लोकेशन के नाम पे हमने इनके नाम रखे हैं. कैरोटिड बॉडीज वो एरिया है जो कैरोटिक आर्टरीज के पास प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट नियर द कैरोटिड आर्टरी. कैरोटिड आर्टरी जब बाइफर्क्ट हो रही है, डिवाइड हो रही है टू सप्लाई द ब्लड टू द ब्रेन, देन दिस सेंटर्स, दिस एरियाज आर प्रेजेंट एट द कैरोटिड बॉडीज. ये कैरोटिड बॉडी पे प्रेजेंट है. And the aortic bodies they are present at the arc of aorta. जब aorta बाहर निकलती है, हाथ से ब्लड को सप्लाई करती है पूरी बॉडी को, तो हाथ से बाहर निकलने के बाद वो एक आर्क बनाती है, टर्न बनाती है. वहां पे उस जगह पे प्रेजेंट होती हैं ये एरोटिक बॉडीज. सो नाम जो रखा है इनकी लोकेशन के बेसिस पे रखा है. एंड बॉडीज क्यों कहा है? क्योंकि कुछ रीजन है, सेंसिटिव रीजन है जो कुछ केमिकल्स के अगेंस्ट सेंसिटिव है. अब हम बात करते हैं कि केमिकल क्या है जिनके अगेंस्ट ये सेंसिटिव है. These chemosensitive areas are sensitive to CO2 एंड हाइड्रोजन आयन. ये CO2 और हाइड्रोजन आयन के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस केमिकल कंट्रोल इज नॉट सेंसिटिव, और वी कैन से दैट ऑक्सीजन डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस केमिकल कंट्रोल. ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, तो ये ऑक्सीजन से इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ये कब सेंसिटिव होंगे, कब स्टिम्युलेट होंगे ये एरियाज? जब CO2 या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाती है. अब ये कैसे इंक्रीज हो रही है इसके बारे में देखते हैं. सपोज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ब्लड के अंदर. कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो होती ही है, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी इंक्रीज हो गई है ड्यू टू एनी रीजंस, तो जब वो हाई कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एओर्टा में पहुंचता है, क्योंकि हार्ट से सप्लाई होगा एओर्टा के अंदर, जब एओर्टा में पहुंचेगा तो वहां पे एओर्टिक बॉडीज उस हाई CO2 कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करती हैं. ये उन्हें आइडेंटिफाई करती हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद दे विल टेक द नेसेसरी एक्शंस. दिस पूरा कीमोसेंसिटिव एरिया जो है हमारे ब्रेन का वो एक्टिव हो जाता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर दी जाती है ताकि इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके.
अभी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इट विल रिएक्ट विद द वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी एंड इट फॉर्म द कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर। तो इस तरीके से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। जब ये हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई होती है थ्रू दिस कैरोटेड बॉडीज एंड दिस CO2 concentration identified with this aortic bodies, तो जब ये दोनों बॉडीज इन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन दे स्टिम्युलेट द कीमोसेंसिटिव एरिया, स्टिम्युलेट हो जाएंगे और रिथमिक सेंटर को, they will send a signal to the rhythmic center to increase the rate of respiration. So in this condition the rate of respiration जो होगा it get increased, वो increase हो जाएगा। increase क्यों हो रहा है, ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन increase हुई है इसे बाहर एलिमिनेट किया जा सके। So this is the कंट्रोल, टू टाइप्स के कंट्रोल हो गए हैं, दैट इज न्यूरल, वन इज द न्यूरल कंट्रोल जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर है, एंड सेकंड कंट्रोल इज द केमिकल कंट्रोल जहां पे केमिकल्स काम कर रहे हैं। द मेन केमिकल्स आर दी CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं है रेगुलेशन प्रोसेस के अंदर, जबकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्पाइक करना जो है वो बॉडी की मेन डिमांड है, मेन फंक्शन जो है वो बॉडी का ये है कि पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो। बट फिर भी जो रेगुलेशन हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, रेगुलेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। अगर CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तब रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट किया जाता है। सो दीज आर दी टू सेंटर्स और वी कैन से दैट रेगुलेशन प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन।